राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लघु एवं बहुविकल्पीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर रहेंगे शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, वैश्वीकरण, पर्यावरणवाद, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन और एनवायरमेंटलिज्म। पहला चैप्टर शक्ति संतुलन का है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन पर टिप्पणी कीजिए। शक्ति संतुलन का अर्थ बताइए। शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। शक्ति संतुलन से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों की शक्ति में लगभग तुल्य भारिता का होना। शक्ति संतुलन राष्ट्रों की शक्ति पर निर्भर है। राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तन से शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन होता रहता है। तो एक प्रकार से शक्ति संतुलन का जो अर्थ है वो है राष्ट्रों की शक्ति की लगभग तुल्य भारिता। शक्ति संतुलन में हम तराजू के दो पलड़ों की तरह, जहाँ एक में वजन और दूसरे में सामान रखा जाता है, तुल्य भारिता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की जो है तुल्य भारिता एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है लगभग उसमें बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। दूसरा प्रश्न है शक्ति संतुलन की दो विशेषताएं बताइए। शक्ति संतुलन की पहली विशेषता है कि ये परिवर्तनशील है। राष्ट्रों का जो शक्ति का बैलेंस है वो बदलता रहता है, क्योंकि समूहों में नए राष्ट्र आ जाते हैं, पुराने राष्ट्र चले जाते हैं। राष्ट्रों की शक्ति में परिवर्तन से शक्ति संतुलन में भी परिवर्तन होता है। शक्ति संतुलन में बड़ी शक्तियों की निर्णायक भूमिका रहती है। छोटे राष्ट्र शक्ति संतुलन में तराजू के छोटे वजन की तरह शक्ति संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है शक्ति संतुलन के दो मुख्य साधन कौन कौन से? शक्ति संतुलन का पहला साधन है निःशस्त्रीकरण। प्रतिद्वंदी राष्ट्रों से शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हथियारों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है। यानी एक ग्रुप के पास ज़्यादा हथियार है तो दूसरे ग्रुप के पास बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने के लिए हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देना होगा। तो शक्ति संतुलन क्या एक प्रकार की शक्ति की ही प्रतिस्पर्धा है। शक्ति संतुलन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन गठबंधन का निर्माण है। एक राष्ट्र ने गठबंधन का निर्माण कर लिया कुछ राष्ट्रों के साथ मिलकर के, उस राष्ट्र के प्रतिद्वंदी राष्ट्र को भी ऐसे मजबूत गठबंधन का निर्माण करना पड़ेगा ताकि दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच या प्रतिद्वंदी राष्ट्र समूह के बीच शक्ति का संतुलन बना रहे। प्रश्न नंबर 4 है शक्ति संतुलन की दो आलोचनाएं बताइए। उत्तर है शक्ति संतुलन की पहली आलोचना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्ण शक्ति संतुलन असंभव है। चाहे एक तरफ कितने ही राष्ट्र हों, दूसरी तरफ कम या ज़्यादा राष्ट्र हों, लेकिन तराजू के दो पलड़ों की तरह जहाँ एक में वेट रखते हैं और दूसरे में सामान रखते हैं, इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन नहीं कर सकते। और व्यवहार में देखा जाए तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक्यूरेट उसके मापन का कोई पैमाना नहीं है। दूसरा ये कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध है। शक्ति संतुलन एक प्रकार से शक्ति का बैलेंस है, राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करना है, हथियारों की दौड़ को प्रतिस्पर्धा देना है और इससे जो है अंतर्राष्ट्रवाद की भावना नष्ट होती है। शक्ति संतुलन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, यह किसने कहा? शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारभूत सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 2 है ऑन दी बैलेंस ऑफ पावर किसकी रचना है? पुस्तक का नाम है सलीचर, महेंद्र सिंह, डेविड ह्यूम, डेविड सिंगर। तो ये रचना जो है डेविड ह्यूम की है, ऑन दी बैलेंस ऑफ पावर।
प्रश्न नंबर 3 है, शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण साधन है शक्ति संचय का, शस्त्रीकरण का, सामूहिक सुरक्षा का, वैश्वीकरण का। तो शक्ति संतुलन किसका महत्वपूर्ण साधन है? शस्त्रीकरण का। चौथा प्रश्न है, शक्ति संतुलन कोई दैवीय वरदान नहीं, किसने कहा? मार्गेंथो, स्पाइकमैन, सलीचर, महेंद्र कुमार। तो ये कथन जो है स्पाइकमैन ने कहा था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है बताया जा चुका है। शक्ति संतुलन की जो मुख्य विशेषताएं, शक्ति अविभाज्य है, शक्ति परिवर्तनशील है, शक्ति को हम बांट करके नहीं दे सकते, शक्ति जो है मल्टीडिसिप्लिनरी है, शक्ति संतुलन में राष्ट्र जो है समय समय पर अपने ग्रुप्स के अंदर जो है बदलाव करते रहते हैं। एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का एक साधन है। दूसरा प्रश्न है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? मुख्य साधन कौन से हैं? अनेक प्रकार के साधन है शक्ति संतुलन के साधन, जैसे शस्त्रीकरण के द्वारा किया जा सकता है, शक्ति संतुलन किया जा सकता है, बफर स्टेट के द्वारा किया जा सकता है, शक्ति संतुलन जो डिवाइड एंड रूल के द्वारा किया जा सकता है। शक्ति संतुलन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 21वीं शताब्दी में शक्ति संतुलन की धारणा कितनी प्रासंगिक है? तर्क सहित विचार प्रस्तुत कीजिए। तो शक्ति संतुलन आज भी वैसे ही रेलिवेंट है, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति में वृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना चाहता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शक्ति संतुलन आज भी प्रासंगिक है। डिटेल में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर बैलेंस ऑफ पावर को भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सामूहिक सुरक्षा का है। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सामूहिक सुरक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? सामूहिक सुरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। इसमें सभी राष्ट्र मिलकर आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में भाग लेते हैं। यानी एक राष्ट्र सभी के लिए और सभी राष्ट्र मिलकर के एक राष्ट्र के लिए उसकी एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। उसी को जो है सामूहिक सुरक्षा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन में 2 अंतर लिखिए। शक्ति संतुलन में शत्रु आंतरिक या बाहरी होता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में शत्रु आंतरिक होता है। शक्ति संतुलन यथार्थवाद पर आधारित है, जबकि सामूहिक सुरक्षा आदर्शवाद पर आधारित है। भाविकल्पीय प्रश्न, शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा से संबंधित। पहला प्रश्न, एक सब के लिए और सब एक के लिए, यह कथन किस विद्वान का है? मार्गेंथो, सलाइचर, श्वार्ज़ेनबर्गर, क्लाउड। तो यह कथन जो है हंस मार्गेंथो ने कलेक्टिव सिक्योरिटी की परिभाषा दी है। एक सब के लिए और सब एक के लिए काम करते हैं तो उसे सामूहिक सुरक्षा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रसंघ के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? 1 से 4, 6 से 9, 10 से 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 10 से 16 के बीच में ये की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? 35 से 38, 39 से 50, 81 से 90, 101। तो ये जो है 39 से 50 के बीच में की गई है सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था। प्रश्न नंबर 4, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी रचना है? मार्गेंथो, ओर्गेन्स्की, वुड्रो विल्सन, सलाइचर। वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ओर्गेन्स्की की रचना है, विश्व राजनीति। प्रश्न नंबर 5 है, सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र कुमार, मार्गेंथो, दलबीर भंडारी, डॉक्टर M.V. नायडू। तो इस पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर M.V. नायडू है।
पर्यावरणवाद से संबंधित पहला लघु उत्तरात्मक प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरणवाद पर टिप्पणी कीजिए। पर्यावरणवाद से अभिप्राय मनुष्य को अपने भौतिक विकास के साथ साथ अपने चारों ओर के वायुमंडल को शुद्ध एवं प्राकृतिक बनाए रखने के प्रयासों को व्यवहारिक रूप से लागू करना, यानी पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए विचार करना, शोध करना और उसको रोकने के लिए हर तरह के व्यवहारिक प्रयासों को पर्यावरणवाद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण प्राकृतिक प्रदूषण का क्या अर्थ है? प्राकृतिक प्रदूषण का अर्थ है कि मनुष्य अपने विकास के लिए हवा, पानी, पृथ्वी की प्राकृतिक अवस्था एवं शुद्धता को नष्ट करता है, जिससे मानव जीवन व अन्य सजीव प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या है? पर्यावरण प्रदूषण से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण से सभी जीव जंतुओं के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। पर्यावरण प्रदूषण से ऋतु चक्र परिवर्तित होता है। पर्यावरण प्रदूषण से पृथ्वी की उपजाऊपन शक्ति को नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है धरती पर सभी सजीव प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रश्न 4 है, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के मुख्य राष्ट्रीय प्रयास। पहला प्रयास भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में 48 में जो अमूल्य कर्तव्य दिया गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक जल, नदी, जल, जंगल, झील इत्यादि की शुद्धता को बनाए रखेगा, संरक्षण के प्रयास करेगा, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, इस तरह के अधिनियम बना करके राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर बोर्डों का गठन किया गया है और ये बोर्ड जो है पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए हर तरह से कार्य करते हैं। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? ऊर्जा संरक्षण के लिए 2001 में, 5 में, 15 में, 20 में। 2001 में पास किया था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? 36, 46, 48, 51। प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 48। प्रश्न नंबर 3 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1982, 92, 2002, 2022। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी को बचाए रखने के लिए, प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, एजेंडा 21 क्या है? मानवाधिकार, आतंकवाद का अंत, सतत विकास, गरीबी हटाओ। एजेंडा 21 जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में निर्धारित किया गया था और इसका प्रमुख कार्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। लगातार विकास कैसे हो, हम प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखें और व्यक्ति विकास करें, उसके लिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, क्योटो संधि संबंधित है ग्रीन हाउस गैस, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आतंकवाद। तो क्योटो संधि जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पर्यावरणवाद क्या है? पर्यावरणवाद पर एक निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों, प्रभाव, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण और इसके प्रभावों से संबंधित मेरा जो है
यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो। प्राकृतिक प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक प्रदूषण को दूर करने के लिए अब तक किए गए राष्ट्रीय प्रयासों का अध्ययन कीजिए। प्राकृतिक प्रदूषण को दूर करने के लिए अब तक किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो मेरा एक लेक्चर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है, जिसमें पहले तीनों प्रश्न कवर हो जाएंगे, और दूसरा लेक्चर जो है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रयास पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रयासों पर ये लेक्चर तैयार किया गया है। तो इस लेक्चर को आप सुन सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन का है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की परिभाषा दीजिए। वैश्वीकरण दरअसल विश्व में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और बौद्धिक क्षमता का विनिमय है, जिसमें पूरी दुनिया में एकता, निर्भरता व समन्वय की भावना का संचार करना है। यानी वैश्वीकरण जो है एक विश्व गांव के रूप में है, विश्व के लोगों का मनोवैज्ञानिक एकीकरण है, जिसमें वस्तु का, सेवा का, पूंजी का जो है विनिमय होता है। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण की पहली विशेषता है कि पूरे विश्व की भौगोलिक दूरी वैश्वीकरण ने समाप्त की है, सीमित की है। दूसरा, वैश्वीकरण से राष्ट्रों में बहुराष्ट्रीय निगमों का जाल बन गया है। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्वीकरण के उदय के दो कारण बताइए। वैश्वीकरण के उदय का पहला कारण है सूचना तकनीक ने पूरे विश्व को वैश्विक गांव में बदल दिया। 21वीं शताब्दी के आरंभ में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, स्मार्टफोन आए, नेटवर्क का सिस्टम मजबूत हुआ, तो उससे क्या है कि दुनिया काफ़ी सीमित आने लगी। सोशल मीडिया ने लोगों को बिल्कुल ही नज़दीक कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में घट रही घटनाएं चंद मिनटों में पूरे देश में फैल जाती हैं। वैश्वीकरण के उदय का दूसरा कारण वैश्विक समस्याओं के निदान के लिए राष्ट्रों का साझा मंच शामिल होना है। प्रश्न 4 है, वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव बताओ। वैश्वीकरण का पहला सकारात्मक प्रभाव है कि इससे विश्व के लोगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, मनोवैज्ञानिक एकता उत्पन्न हुई है, लोगों में आपसी समझ, सहयोग बढ़ा है। दूसरा है कि वैश्वीकरण से वैश्विक चुनौतियों को निपटने में सहायता मिलेगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, टेररिज्म की समस्या है, गरीबी की है, भूखमरी की है, जलवायु परिवर्तन की है, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने की है। यह सारी समस्याएं जो है किसी एक अकेले विश्व राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, और दुनिया के सभी राष्ट्रों को मिलकर के इन समस्याओं का समाधान करना है। प्रश्न नंबर 5 है, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत ने 1990 के दशक में एलपीजी की नीति अपनाई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण से भारत के आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ। भारत में विदेशी पूंजी निवेश काफ़ी मात्रा में हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण लोगों को देश में ही रोजगार मिला। वैश्वीकरण से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी बढ़ गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण का संबंध है वैश्विक गांव, तनाव, आतंकवाद, पूंजीवाद। वैश्वीकरण का संबंध जो है वो वैश्विक गांव से। प्रश्न नंबर 2, किस विद्वान ने वैश्वीकरण की तीव्रता के लिए राजनीतिक कारक को एकमात्र कारण माना है। गिंडसे, विमल जालान, अमर्त्य सेन और गिलपिन। तो गिलपिन ने जो कहा है कि वैश्वीकरण की तीव्रता के लिए राजनीतिक कारक जो है एकमात्र जो है महत्वपूर्ण कारक। प्रश्न नंबर 3 है, भारत ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई। 1981, 1991, 2001, 2021। 1991 में अपनाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, एलपीजी की नीति अपनाई थी। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक साम्राज्यवाद का नया रूप क्या है। आतंकवाद,
पूंजीवाद, उदारवाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद है, क्योंकि हर देश के अंदर जो अलग अलग देशों की कंपनियां आ गई है, उनका ऑनलाइन ट्रेडिंग से एक प्रकार से नए परिप्रेक्ष्य में से आर्थिक साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 5 है, भूमंडलीकरण की धारणा का समर्थन किसने किया? भूमंडलीकरण का अर्थ है विश्व को एक गांव के रूप में न देखना, विश्व को एकीकरण के रूप में न देखना। इसमें विकल्प है वाल्डन बेलो, अमर्त्य सेन, गिंडसे, विमल जालान। तो इसका सही विकल्प है वाल्डन बेलो ने कहा था भूमंडलीकरण की धारणा का समर्थन किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण के उदय के कारण बताइए। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? पूरी दुनिया वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण पर एक निबंध लिखिए। वर्तमान समय में वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? समीक्षा कीजिए। ये सभी प्रश्न आप मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो लेक्चर वैश्वीकरण, अर्थ, उदय के कारण, विशेषताएं, प्रभाव एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन में देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, भूमंडलीकरण के चैप्टर से संबंधित जितने भी शॉर्ट आंसर मल्टीपल क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए, वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।